नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत पर तुर्कों का आक्रमण पार्ट 1 को अच्छी तरह पढ़े हैं। उसमें हम लोगों ने महमूद गजनी के आक्रमण और उसके विषय में अच्छी तरह से पढ़ा था। आज हम लोग जो वीडियो लाए हैं, यह वीडियो होगा भारत पर तुर्क का ही आक्रमण, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी के विषय में और उनके आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो मोहम्मद गोरी को लाए हैं पार्ट 2 में, इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं, इनका जो युद्ध जो 2-3 लड़ा गया है, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है आखिर यह मोहम्मद गौरी कौन थे। तो सबसे पहले तो रखिएगा ध्यान कि मोहम्मद गौरी तुर्क के गजनी राज के गौर वंश के शासक थे। उसी गौर वंश को संसावनली वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन होगा मोहम्मद गौरी किस वंश के शासक थे, तो गौर वंश के। इसी गौर वंश का एक अन्य नाम क्या है, तो संसवानली वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे होगा कि जो मोहम्मद गौरी जो है भारत में तुर्क राज के संस्थापक भी माने गए हैं। यानी पूछा जाए भारत में तुर्क राज की तुर्क राज या तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौरी। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तुर्क राज का, तब मोहम्मद गौरी आंसर नहीं होगा, तब होगा इल्तुतमिश। उसे हम लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे पूछा जाए कि भारत में तुर्क राज, ठीक है ना, या तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है, भारत में कौन, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। लेकिन तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तब आप लोग आंसर क्या मारेंगे, इल्तुतमिश। और ये किस वंश के राजा हैं, तो ये हैं गुलाम वंश के राजा। ये गुलाम वंश भी हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पूछा जाए मोहम्मद गौरी किस वंश के हैं, तो गौर वंश। इसी का अन्य नाम क्या है, तो संसवानली वंश। दूसरा, भारत में तुर्क राज का संस्थापक किसे कहा गया है, तो मोहम्मद गौरी को। लेकिन पूछा जाए भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आंसर रखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश के राजा है, तो गुलाम वंश या दास वंश। अब इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, फिर आंसर रखेंगे ध्यान, मोहम्मद गौरी। यानी भारत में मुस्लिम साम्राज्य इसके पहले भी बना था गजनी के आक्रमण से, अरबों के आक्रमण से, लेकिन वो वास्तविक नहीं थे, टिकाऊ नहीं थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश किए, उसके बाद यहाँ पर उनका वास्तविक यानी एक आधार बन गया, एक नींव बन गया भारत में। इसलिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ध्यान इसको रखेंगे। अब हम लोग इनके विषय में पढ़ते हैं। पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मुइजुद्दीन बिन शाम था, या इन्हें बोलचाल में मोहम्मद शाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप लोग मोहम्मद शाम भी कह सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शाम के स्थान पर मुइजुद्दीन बिन शाम भी पूछा जाएगा। तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम हो गया। दूसरा है मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ था, तो 1149 में, और इनकी मृत्यु हो गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में। ये हम जन्म मृत्यु एक साथ इसलिए लिखा देते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो होगा, जो भी इनका डिटेल, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक जगह रहता है तो याद करने में आसान होती है, इसलिए हम हर एक वीडियो में जन्म के साथ साथ मृत्यु भी बता देते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्निक जो हम बता रहे हैं, इस टेक्निक को
इसे टेक्निक ही नहीं कहेंगे, एक याद करने का तरीका भी हो गया। आप अपने स्टाइल से भी इसको लिख सकते हैं, ये नहीं कि केवल हम ही मेहनत करें और हमारा ही जो टेक्निक है वही काम आए। हम मैक्सिमम डाटा को आप लोग के सामने में प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे हम लोग कैसे याद करेंगे, उसको आप अच्छे तरीके से भी अपने स्टाइल से भी उसको आप याद करने का, लिखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम अपने बेहतर से बेहतर तरीका में आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो मोहम्मद गौरी है, जन्म तो हो गया 1149, मृत्यु हो गया 15 मार्च 1206 में। मोहम्मद गौरी शासक कब बने थे? तो मोहम्मद गौरी, गौर एक साम्राज्य था। गौर क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है, वही गौर के राजा बने थे। कब? 1173 में। आखिर में ये गौर कहाँ हैं? तो गौर तुर्की राज्य में ही या तुर्की देश में ही एक गजनी जगह है, दूसरा हेरात जगह है। यानी गजनी और हेरात के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसी पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या है? गौर है। और यहीं के राजा बने थे मोहम्मद गौरी। तो पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी गौर के शासक कब बने? तो 1173 में। गौर कहाँ है? तो गजनी और हेरात के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसी का नाम है गौर। और यह किस देश में पड़ता है? तो तुर्की में पड़ता है। अब आता है मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण हुए हैं भारत में। ऐसे तो आक्रमण इनका बहुत सारा है, फेमस है, लेकिन इसको रखिएगा ध्यान। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान आज के समय में पाकिस्तान में है, लेकिन जब आक्रमण हुआ था उस समय मुल्तान भारत का ही अंग माना गया है। इससे एक हम विविध टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे पूछा जाए आपसे, मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? तो मुल्तान का सुल्तान हमारे जो क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इसी मुल्तान में जाकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे टेस्ट में, और 300 रन अकेले ये बनाने वाले भारतीय थे। इसलिए इनका नाम हम लोग जानते हैं, और वीरेंद्र सहवाग जी का नाम रख दिया गया है मुल्तान का सुल्तान। इसका कारण है चूँकि 3000 यानी 300 जो रन हैं वो इसी पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। दूसरा, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण अगर हो गया तो दूसरा आक्रमण पूछा जाए कब हुआ है? तो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में। और ये कहाँ पर? तो पाटन, जो आज कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। तो पहला आक्रमण तो मुल्तान में हुआ था 1175 में, लेकिन दूसरा आक्रमण 1178 में, और वो कहाँ पर? तो पाटन में। और जिस समय यहाँ आक्रमण हुआ था उस समय पाटन के शासक कौन है? तो शासक थे भीम सेकेंड, इन्हीं का अन्य नाम है मूलराज। अब आता है क्वेश्चन, ये किस लिए हम लोग यहाँ के शासक को पढ़ रहे हैं? इसका कारण ये है चूँकि मोहम्मद गौरी की पहली पराजय इसी आक्रमण में हुई थी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कब हुई थी? तो 1178 में। कहाँ पर? तो पाटन पर आक्रमण के दौरान। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो भीम द्वितीय, या इसी को कहा जाता है मूलराज। इस आक्रमण के समय जो भीम द्वितीय राजा थे, ये मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिए, और कुछ ही समय के बाद, बंदी बनाने के कुछ समय बीतने के बाद, इनको दया आ गया कि बेचारा बाहरी आदमी है, ध के थुराता था, बेचारा को माया आ गया, इसको ध के छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि छोड़ दिया इसे। अब है इनका अंतिम आक्रमण कब हुआ है? तो इनका अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में खुखरों के विरुद्ध हुआ था, और उस समय खुखरो एक जाति थी। इसी जाति को इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में तरह तरीके से मतलब काटा था, मारा था, इनको बर्बाद कर दिया था। ये इनका अंतिम आक्रमण होगा। ऐसे इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे प्रदेश जीते गए थे। यानी मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया है उस दौरान बहुत सारे प्रदेशों को जीते थे। वह कौन कौन प्रदेश थे या राज्य थे जो मोहम्मद गौरी ने जीता था? तो रखेंगे ध्यान, 1179 में इन्होंने पेशावर को जीता था, यानी 79 में पेशावर को जीता। दूसरा जो है 1185 में सियालकोट को जीता। तीसरा 1186 में पूरे पंजाब का पर जो है इनका अधिकार हो गया। यानी
1186 में पूरे पंजाब पर अधिकार कहने का मतलब है इससे पहले भी पंजाब के कुछ क्षेत्र को इन्होंने जीता था, लेकिन कुछ क्षेत्र जो थे वो गजनी साम्राज्य के अधीन थे। और 1176 में जब पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया तो इसी समय माना गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि गजनी जो राजवंश था वह पूर्णतः खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, गजनी राजवंश किस वर्ष समाप्त हो गया? तो 1186 ईस्वी में। अगला जो है 1189 यानी 89 में इसने भटिंडा पर अधिकार कर लिया, 1192 में अजमेर पर अधिकार कर लिया और 1194 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये सब जो प्रदेश थे भारत में जो मोहम्मद गोरी ने जीते थे। अब है इस जीत के ही दौरान मोहम्मद गोरी का बहुत भीषण युद्ध और बड़े बड़े महारथियों से युद्ध भी हुआ है, उस युद्ध को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मोहम्मद गोरी के प्रसिद्ध युद्ध, एक जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था 1191 में, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये युद्ध जो हम बताने जा रहे हैं अभी तक मैक्सिमम परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला है 1191 में, युद्ध का नाम है तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ है? 1191 में। अब रखेंगे ध्यान, यह जो युद्ध है किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे पृथ्वीराज तृतीय, या इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों याद रखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे तरफ थे मोहम्मद गोरी, इन्हीं के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ है? पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। और यह जो युद्ध है 1191 में हुआ था। अब यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसका हम संक्षिप्त विवरण आपको बता रहे हैं। जैसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश के राजा थे? तो याद रखेंगे चौहान वंश के। एक तो क्वेश्चन हो गया पृथ्वीराज जो है चौहान किस वंश के राजा? तो चौहान वंश। दूसरा क्वेश्चन होगा पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है? तो रखेंगे ध्यान, पृथ्वीराज तृतीय। तीसरा क्वेश्चन होगा पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के राजा हैं, तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो नाम होगा वासुदेव। लेकिन अंतिम शासक पूछा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय ही ध्यान रखेंगे। यानी क्वेश्चन हो गया चौहान वंश का संस्थापक कौन? तो वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पूछा जाएगा कि यह जो चौहान वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो रखेंगे ध्यान, पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश की राजधानी अच्छिद्र में थी। अहिछत्र ये जगह का नाम है, यही अहिछत्र में चौहान वंश की राजधानी होगी। तीसरा, ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं, इसकी चौहान वंश की पूरी जानकारी एक पुस्तक है जो चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया था। एक पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो चंदवरदाई के द्वारा। चंदवरदाई यानी क्वेश्चन हो गया पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंदवरदाई। चंदवरदाई कौन थे? तो चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और इसी पृथ्वीराज रासो पुस्तक को जो इन्होंने लिखा है, इसमें पूरे चौहान वंश की पूरा विवरण है, पूरा इतिहास दिया गया है। ये याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, क्योंकि इन पर बहुत सारे आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया, लेकिन अनेक आक्रमणों को इन्होंने जीता बहुत ही बखूबी से। पृथ्वीराज चौहान मात्र 14 वर्ष की उम्र में 1178 ईस्वी में चौहान वंश के शासक बने थे। और
1191 तक इन्होंने किसी भी मुस्लिम शासक को, या ऐसे कहा जाए किसी भी प्रदेश के जो शासक थे उन पर विजय अजमेर पर नहीं होने दिया। लेकिन 1192 में ये जो 1192 का जो हुआ था दूसरा तराइन का युद्ध, ये सेम होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, यानी क्वेश्चन हो गया ये तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1192 ईस्वी में किसके बीच हुआ है, तो सेम आंसर रखेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। पहला जो तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हारा था। लेकिन दूसरा जो तराइन का युद्ध था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे हैं और मोहम्मद गौरी जीते हैं। और इस युद्ध के बाद 2-3-4 परिवर्तन हुए, यानी दूसरा जो तराइन का युद्ध था उसके बाद अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कुछ दिनों तक शासन करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके समस्त अधिकार को अपने पास इसने रखा था गौरी ने। वहाँ पर जो चौहान वंश का जो सिक्का चलता था, उस सिक्कों पर इसने क्या किया कि एक साइड में जो लिखा था पृथ्वीराज चौहान का चित्र था और जारी होने की तिथि थी, और दूसरे साइड में जो भी चर्चाएं थी उसको हटवाकर इन्होंने अपना नाम मोहम्मद शाम लिखवा दिया। यानी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद क्या हुआ, अजमेर में जितने भी सिक्के चलते थे उस सिक्कों में एक तरफ मोहम्मद बिन शाम का नाम था जो कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम है, और दूसरे तरफ पृथ्वीराज चौहान का चित्र और जारी होने की तिथि शामिल थी। तो एक तो चेंज ये हो गया। दूसरा जो इसमें चेंज हुआ था, और या इसमें हारने का जो कारण था, क्योंकि 1191 में जब मोहम्मद गौरी हारा है, उसके बाद वो एक विशाल सेना को, एक सिस्टमेटिक सेना को लेकर 1192 में चौहान वंश यानी पृथ्वीराज चौहान के विरोध में आक्रमण किया। इस समय इसने क्या किया, 1,20,000 सैनिक लेकर गए थे और 10,000 धनुर्धर, जो घोड़ा से लड़ने वाला धनुर्धर था, उसको लेकर गए थे, और उसके साथ एक क्रमबद्ध तरीके से आक्रमण किया, जिस कारण तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होगा। अब एक तीसरा युद्ध है इसका 1194 में, उसका नाम है चंदावर का युद्ध, और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीता है और जयचंद की हार हुई थी। तो इस पूरे कहानी को हम एक संक्षिप्त विवरण में बता रहे हैं। जैसे पूछा जाए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1191 में। किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। दूसरा जो तराइन का युद्ध होगा ठीक 1 साल के बाद, यानी 1192 में, यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तीसरा जो होगा 1194 में, और वो ये जो युद्ध होगा वो चंदावर का युद्ध, और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच मोहम्मद गौरी की विजय हुई है और जयचंद की हार हुई है। अब आता है, मोहम्मद गौरी के दरबार में बहुत सारे गुलाम भी रहते थे, जिसमें प्रसिद्ध 4 गुलाम थे, उसे हम लोग अब पढ़ते हैं आगे। अब है कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे या दास थे कौन कौन थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके मेन जो गुलाम थे ये चारों हैं। एक का नाम है ताजुद्दीन यलदौल, दूसरा है नसरुद्दीन कुबाचा, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये 4 गुलाम जो थे, जो सबसे विश्वसनीय गुलाम में से एक थे मोहम्मद गौरी के। अब है ये चारों में सबसे पुराना कौन था, यानी मोहम्मद गौरी का सबसे पहला या पुराना गुलाम कौन था, तो उसका नाम है ताजुद्दीन यलदौल। और गजनी का जो जितने भी साम्राज्य था इसी को मोहम्मद गौरी ने दिया था, यानी गजनी साम्राज्य किसको दिया था, तो वो इस गुलाम को। दूसरा है नसरुद्दीन कुबाचा,
ये जो गुलाम था, इसको मुल्तान का जितना भी क्षेत्र था वो सभी क्षेत्र जो है गौरी ने दिया था, यानी कि वहाँ का शासक बना दिया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी गुलामों में सबसे जो प्रिय गुलाम था मोहम्मद गौरी का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी मलिक कह के पुकारता था। तो क्वेश्चन होगा, मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन था? तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे मोहम्मद गौरी क्या कह के पुकारता था? तो मलिक। और इसको कौन सा क्षेत्र मोहम्मद गौरी देकर गया था? तो रखेंगे दिल्ली का क्षेत्र, या दिल्ली के अलावे अधिकांश जो क्षेत्र थे भारत के, वो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही देकर मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गए थे। और चौथा जो गुलाम होगा, ये जो है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी को बंगाल का एवं पूर्वोत्तर भारत का जितना क्षेत्र था वो सब क्षेत्र देकर गया था। दूसरा, यही बख्तियार खिलजी है जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? तो बख्तियारुद्दीन खिलजी, या इसी को हम लोग बख्तियार खिलजी भी कहते हैं, उसी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? तो बख्तियार खिलजी ने। और ये जो तोड़ा था किसके आदेश पर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर तोड़ा था। दूसरा, यह किसका गुलाम है? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन आगे चल के ये जो बख्तियार खिलजी होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रधान सेनापति बन जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों इन सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट अब होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पार्ट। इसका कारण क्या है? ये जो था दिल्ली का क्षेत्र इसको मिला था, या अधिकांश क्षेत्र, और यही आगे चल के आगे यही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। और इसी दिल्ली सल्तनत पर जो पहला वंश बनेगा उसका नाम होगा गुलाम वंश। और इसी गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका मोहम्मद गौरी का टर्म हम आज आपको बताए हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद भी हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत तरह के मैटर को डील करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, अच्छी तरह देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।